चुनावी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे, तो सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। आज फैसले का दिन है, मतदाताओं ने सबकी बातें सुनी, अब अपना निर्णय सुनाने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। आदित्य। देखिए दीपक, कुटनी विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव है वो महागठबंधन और बीजेपी दोनों के लिए लिटमस टेस्ट है। और आज ही जो मतदाता हैं मतदान करेंगे, क्योंकि 320 बिहार का सबसे बड़ा कहा जाए तो ये विधानसभा क्षेत्र है। 320 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3,10,000 से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे। सुबह बस कुछ देर में वोटिंग शुरू होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग का समय निर्धारित किया गया। अभी आप देख सकते हैं कि मैं अभी मुजफ्फरपुर स्थित जो कुटनी का भकुली का ये जो इलाका है, वहाँ 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2 मध्य विद्यालय पर 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और जैसे ही 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, आप देख सकते हैं कि वोटर लाइन में लगने शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर के बाद, क्योंकि जो प्रारंभिक जो भी प्रक्रिया होती है, ईवीएम की जांच की, सील की, सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। अब से कुछ देर के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये जो कुटनी विधानसभा का उपचुनाव है वो बीजेपी के लिए और वहीं महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से मनोज कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बीजेपी ने केदार गुप्ता पर अपना भरोसा जताया है। केदार गुप्ता भी यहाँ से एक बार विधायक रह चुके हैं और मनोज कुशवाहा भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। नीतीश कुमार की सरकार में लघु जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। और पिछली बार भले ही यह सीट महागठबंधन के तरफ से राजद के प्रत्याशी अनिल सहनी जीते थे, लेकिन उनकी सदस्यता जाने के बाद जो उपचुनाव हो रहा है तो जदयू को ये सीट दिया गया। राजद की तरफ से ये सीट जदयू को दिया गया था। और महागठबंधन के लिए ये लिटमस टेस्ट है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों पहली बार एक मंच पर साझा हुए हैं। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कुटनी विधानसभा क्षेत्र में 30 तारीख को मंच साझा की, 2 तारीख को मंच साझा किए थे। और कहा जाता है कि कुटनी विधानसभा क्षेत्र भले ही ये उपचुनाव हो, लेकिन महागठबंधन और बीजेपी दोनों के लिए लिटमस टेस्ट है, क्योंकि दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जी दीपक। बिल्कुल आदित्य, आपने पीछे जो तस्वीरें हमें दिखाई, एक उत्साह देखने को मिल रहा है, खासतौर पर महिला मतदाताओं में, युवाओं में, और बुजुर्ग भी दूसरे पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं। यानी कि समाज के सभी मतदाता वर्ग में इस उपचुनाव को लेकर भी उत्साह है। अमूमन कहा जाता है कि उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में वो उत्साह नहीं देखने को मिलता। जी बिल्कुल दीपक, जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और अब से कुछ देर के बाद मतदान शुरू होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि महिलाएं कतारों में खड़ी हो गई हैं। कुछ युवा भी कतार में खड़े हुए हैं। अभी मतदान की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, क्योंकि अब देख सकते हैं कि एक महिला गई है अपना वोट डालने के लिए। तो कहा जाता है कि उपचुनाव कहीं भी होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ का नज़ारा कुटनी में, जहाँ पर हम अभी हैं भकुली में, यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि मतदान की प्रक्रिया शुरू होते ही कतारें लगनी शुरू हो गई है। और खास करके महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। जी दीपक। बिल्कुल, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और हर वर्ग को रिझाने का भरसक प्रयास किया गया है। चुनाव के दौरान प्रचार के समय काफ़ी आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला है, तो उन सब चीज़ों का प्रभाव रहेगा मतदाताओं के दिमाग पर। देखिए दीपक, दोनों गठबंधन, ये बीजेपी और जदयू, दोनों की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि जीत उनकी होगी और तमाम जो मतदाता हैं वो उनके पक्ष में है। लेकिन भले ही ये महागठबंधन और बीजेपी के बीच में सीधी लड़ाई हो, लेकिन एक पेच यहाँ पर जो वीआईपी हैं, वीआईपी के कैंडिडेट जिस तरीके से एक वर्ग विशेष भूमिहार जाति के नीलाभ कुमार को उन्होंने टिकट दे करके जो मुकाबला को त्रिकोणात्मक करने का प्रयास किया था, उसमें भले ही बहुत ज़्यादा वो सफल नहीं हुए हैं। अभी भी बीजेपी और जदयू के बीच सीधी लड़ाई है, लेकिन उत्साह जो मतदाताओं में है वो आप सुबह से ही देख सकते हैं कि मतदाता खासे उत्साहित हैं और अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए
लेकिन कांटे की लड़ाई में एक तरफ महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं, बिहार सरकार के जितने भी मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव यहाँ पर आकर के चुनाव प्रचार कर चुके हैं, और बिहार सरकार के जितने बड़े नेता और मंत्री हैं वो लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में कैंप करते रहे ताकि महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा उनको जीत मिल सके। वहीं बीजेपी के तरफ से बिहार बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, विधायक, यहाँ तक कि जितने विधायक हैं उन विधायकों को दो पंचायत पर एक विधायक को लगाया गया था ताकि हर वोटरों को कन्विंस किया जा सके कि बीजेपी के पक्ष में प्रचार करें। और अंतिम दिन चुनाव प्रचार के अंतिम जिस तरीके से चिराग पासवान यहाँ पर आए और रवि किशन की संयुक्त सभा हुई थी, चिराग पासवान के एंट्री होने के बाद ये बीजेपी के वर्कर इसलिए उत्साहित दिख रहे हैं क्योंकि जो पासवान जाति का वोट था वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में था कि कहाँ वोट करना है, लेकिन चिराग पासवान के आने के बाद बीजेपी का ये दावा है कि उनकी स्थिति मजबूत हुई है। जी दीपक। और ऐसे में जो अन्य दो दावेदार हैं जीत के, एक वीआईपी और एक एआईएमआईएम, उनके भी पार्टी प्रत्याशी का दावा है कि जीत उनकी सुनिश्चित है। वो इस मुकाबले को कितना दिलचस्प बनाएंगे? देखिए दीपक, वीआईपी के बारे में जो वीआईपी की तरफ से नीलाभ कुमार को टिकट दिया गया है, उनके राजनीतिक परिवार से वो बिलोंग्स करते हैं और भूमिहार जाति से यहाँ पर है, उनके परिवार की अच्छी पकड़ है। लेकिन एमआईएम के बारे में कहा जाता है, बीजेपी कह रही है कि नीलाभ कुमार को जिस तरीके से वीआईपी ने कैंडिडेट घोषित किया था कि बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए वीआईपी का जदयू इस्तेमाल कर रही है। और भले ही ये रंग दिया जा रहा है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष है, लेकिन बीजेपी मान रही है कि उसकी लड़ाई जेडीयू से है, वीआईपी कहीं दौर में नहीं है। जो भी वोट काटेगा वो बीजेपी का वोट काटेगा। वहीं एमआईएम के बारे में महागठबंधन के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट के रूप में एमआईएम काम कर रही है और एमआईएम के जो कैंडिडेट हैं जितना ही वोट काटेंगे वो महागठबंधन, खास करके जो मुसलमान का जो वोट है उसमें सेंध लगाने का एमआईएम का प्रयास है। और ये जितना ही वोट काटेंगे वो महागठबंधन का वोट काटेंगे। तो ये दो जो वीआईपी हो या एमआईएम हो, इनको दोनों जो बड़े दल हैं, महागठबंधन के तमाम घटक दल और बीजेपी, दोनों एक दूसरे को के बारे में कह रहे हैं कि ये वोट काटने के लिए इनको यूज कर रहा है। जी बिल्कुल आदित्य, हम देख पा रहे हैं आप थोड़े दूर में खड़े हैं, क्या संभव है जो अगर मतदान करके आ रहे हैं उनकी कोई प्रतिक्रिया मिल पाए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह के बंदोबस्त हैं उनकी कुछ प्रतिक्रिया मिल पाए? एक बार प्रयास करें। इस बीच हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, साथ ही साथ आप बताएं भी हमारे दर्शकों को कि सुबह ठंड का मौसम है, चुनावी गहमा गहमी और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था उसने माहौल को काफी गर्म कर दिया था। क्या उसका प्रभाव इस ठंड की काट के तौर पर दिख रहा है और अब बड़ी संख्या में मतदान के लिए लोग केंद्र पर पहुंच रहे हैं? देखिए दीपक, अभी शुरुआती है, अभी तो बस वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है और अभी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होते ही कुछ लोग आए हैं, खास करके का रुझान ज़्यादा दिख रहा है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन ठंड अभी शुरू हुई है, ठंड के बावजूद लोगों में और खास करके महिलाओं में जिस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है वो जताता है कि अभी वैसे अभी 7 बजे ही हैं और 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू ही हुई है। शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया होगी। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसके बाद वोटरों की तादाद बढ़ेगी, लोग घर से निकल के आकर के अभी आएंगे वोट गिराने के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि जो 7 बजे का जो दृश्य दिख रहा है वोटिंग केंद्रों पर, मतदान केंद्रों पर, तो उसको देखते हुए अभी के माहौल को देखते हुए कहा जा सकता है कि वोटरों में उत्साह है कि वो अपना जो नए जनप्रतिनिधि के रूप में किसको चुनते हैं उसके लिए वोटिंग करने के लिए घर से निकल रहे हैं। जी दीपक। बिल्कुल आदित्य, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रत्याशियों की मौजूदगी वहां और प्रत्याशियों के अलग अलग दलों के दिग्गजों की मौजूदगी, तो ये प्रत्याशी का प्रभाव क्षेत्र कितना है अपना अपना इस इलाके में? और जो दलों के दिग्गज आए, हमने महागठबंधन से देखा ललन सिंह, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और पार्टी के तमाम नेता लगातार कैंप करते दिखे। बीजेपी की ओर से बिहार बीजेपी के भी बड़े नेता वहां जनसंपर्क अभियान में दिखे, लेकिन उस तरह की कोई बड़ी सभा बीजेपी की ओर से आयोजित नहीं की गई। तो क्या प्रत्याशी के प्रभाव क्षेत्र में है पार्टी या फिर पार्टियों ने थोड़ा कम दमखम लगाया है?
देखिए दीपक, दोनों जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। मनोज कुशवाहा भी कुढ़नी से विधायक रह चुके हैं और केदार प्रसाद गुप्ता जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो दोनों यहाँ के विधायक रह चुके हैं। इसीलिए दोनों के बीच पुरानी लड़ाई है। दूसरी बात की जहाँ तक चुनाव प्रचार की बात है तो चुनाव प्रचार में महागठबंधन के तरफ से जदयू के तमाम बड़े नेता, बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ज्वाइंट सभा कर चुके हैं। वहीं बीजेपी के तरफ से बिहार बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं वो डोर टू डोर कैंपेन किए, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हों, सुशील कुमार मोदी हों, गिरिराज सिंह हों, तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार कैंप किए हुए थे। इसके अलावा अंतिम दिन जो 3 तारीख को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था उस दिन चिराग पासवान और बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की एक बड़ी रैली हुई थी जिसमें बहुत भीड़ भी जुटी थी। तो उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दोनों जो प्रत्याशी हैं उसके अलावा दोनों जो बड़े दल हैं, चाहे वो जदयू हो या बीजेपी हो, अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। और उनका ये क्योंकि ये जो महागठबंधन के लिए भी और बीजेपी के लिए भी कुढ़नी का जो चुनाव है वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि कुढ़नी चुनाव का एक और दिलचस्प आपको दीपक बात बता देते हैं कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में, चाहे 2015 हो और 2020 हो, जदयू जिसके साथ भी गठबंधन किया है उसकी हार हुई है। ये यहाँ का दिलचस्प एक समीकरण है। 2015 में महागठबंधन की तरफ से मनोज कुशवाहा लड़े थे यहाँ पर चुनाव, जिसमें केदार गुप्ता की जीत हुई थी। और अगली बार 2020 में बीजेपी और जेडीयू की तरफ से केदार गुप्ता लड़े थे, तब आरजेडी की जीत हुई थी। तो ये बड़ा दिलचस्प एक आंकड़ा है। लेकिन ये इस बार का जो चुनाव है वो दोनों बड़े दल जदयू और बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ है। बिल्कुल, और दिलचस्प इस हिसाब से भी क्योंकि जीत के मार्जिन की बात करें आदित्य, तो इस सीट पर काफ़ी कम जीत का मार्जिन रहा है, 700 से 1500 अगर बीते 2 चुनाव की हम बात करें तो ये जीत का मार्जिन कम होना भी दिलचस्प बनाता है, कांटे की टक्कर की ओर इशारा करता है। जी बिल्कुल, पिछली बार जो केदार गुप्ता जीते थे वो 1000 वोट से कम, 700 साढ़े 700 वोट के आसपास से वो चुनाव हारे थे। इसको देखते हुए पिछले कुछ चुनावों से यहाँ पर जो भी कैंडिडेट रहे हो, केदार गुप्ता और मनोज सहनी रहे, मनोज कुशवाहा रहे हों या अनिल सहनी रहे हों, जो भी जीते हैं बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, कांटे की टक्कर हुई है। और इस बार भी जो विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है वो बड़ा ही दिलचस्प होगा और बहुत ही कांटे की टक्कर है। इसमें किसकी जीत होती है ये अब 8 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन दिलचस्प लड़ाई है। जी दीपक, नजर बनाए रखे आदित्य। फिलहाल इन तमाम ताज़ा तस्वीरों, बातचीत और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतदान शुरू हो चुका है, आप भी अगर इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं तो घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने जनप्रतिनिधि का सोच समझकर चुनाव करें। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार में डेडिकेटेड कमीशन बनाने की बात को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के तर्ज पर कमीशन की बात गलत है। मध्य प्रदेश में तो 35% आरक्षण है, बिहार में 20% है। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने फिर से चुनाव कराने का निर्णय लिया तो नए कैंडिडेट को उसमें चुनाव लड़ने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। 28 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना हुई है। सुशील मोदी ने कहा कि उन्हें चिंता है कि नीतीश कुमार की हठ धर्मिता के कारण कहीं फिर से चुनाव रद्द न हो जाए। बिहार सरकार गलत बयानी कर रही है कि मध्य प्रदेश की ही तर्ज पर उन्होंने अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड आयोग बनाया है। मेरी मध्य प्रदेश के जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के चेयरमैन, उनसे भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ट्रिपल टेस्ट की ही जांच करने के लिए और पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण से जुड़े मुद्दों की जांच करने के लिए 2 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया था। वहाँ स्थायी रूप से एक अलग से पिछड़ा वर्ग आयोग काम कर रहा है। तो इसलिए पहला तो कि बिहार सरकार को इस प्रकार की गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को 35% का आरक्षण है और बिहार में अति पिछड़ों को केवल 20% का आरक्षण दिया गया। फिर मध्य प्रदेश में पुराने चुनाव को रद्द करके नया चुनाव कराया गया वहाँ पर, और आप पुरानी अधिसूचना पर जिन लोगों ने नामांकन किया था उन्हीं लोगों को का फिर आप चुनाव करा रहे हैं। आपको भी चाहिए कि नए सिरे से चुनाव कराएं। और फिर सबसे महत्व की बात है कि 28 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया
कि अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड आयोग के रूप में काम करने से रोका जाता है, उसको नोटिफाई करने से रोका जाता है, तो फिर आपको तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और जाकर कोर्ट से आग्रह करना चाहिए था कि इस आदेश को विड्रॉ करें।